पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हो चुके हैं और यूनेस्को में एक और साइट हमारी इंक्लूड हो गई है असम में, जो रॉयल बरियल्स हैं अहोम किंगडम के। हाईकोर्ट के जो जजेस हैं अपॉइंटमेंट को लेके कोलिजन सिस्टम में 200 से ज्यादा चीजें पेंडिंग पड़ी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार में। आज है 27 तारीख और आज के जो इंपॉर्टेंट न्यूज हम देखने वाले हैं, ये करंट अफेयर बहुत ही इफेक्टिव हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्री मेंस और इंटरव्यू में। जो पहली बार आए हैं उनके लिए एक दो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। एकेडमी ने पिछले 3 साल में 108 सिलेक्शंस दिए हैं, इस बार भी 51 सिलेक्शंस रहे हैं। पिछले साल रैंक 1 अनिल कुमार एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट थे। इसके अलावा जो बच्चे 2025 को टारगेट करना चाहते हैं, अभिमन्यु बैच उनके लिए चल रहा है, अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो इंफॉर्मेशन है, कल 28 जुलाई को दादरी में, चरखी दादरी में एक स्टेट लेवल का टेस्ट होने वाला है, जहां पर 22 लड़कियों को सिलेक्ट किया जाएगा और पूरे 1 साल के लिए मेंटरशिप, नोट्स, एवरीथिंग विल बी फ्री। रेजिडेंशियल कोचिंग ये रहेगी। इसका टेस्ट होने वाला है तो कल, आज भी आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आज की जो हेडलाइन है, हाईकोर्ट के 219 जजेस का प्रपोजल है, जो अपॉइंटमेंट है वो कोलिजियम सिस्टम में पेंडिंग है। आपको पता है कि यहाँ इंडिया में जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस ही करते हैं, तो वो कोलिजियम सिस्टम में ही अटका हुआ है। इस वजह से हाईकोर्ट्स में पेंडेंसी वगैरह वैकेंसी पड़ी रहती है। आसियान की एक मीटिंग हुई है इंडिया में ही, तो सॉरी, बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी। वहां पर आसियान को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले देखा गया है कि जो आसियान कंट्रीज है, तो वहां पर इंडिया का जो लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसको कॉर्नरस्टोन बताया गया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा। रॉयल बरियर्स माउंट्स हैं जो असम के, उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। यूपीएससी 2024, यूपीएससी 2023 या उससे पहले भी ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में यूनेस्को की साइट्स को लेके कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और होम किंगडम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पेरिस में ओलंपिक स्टार्ट हो चुके हैं और चाइना तो अभी तक 2 गोल्ड जीत भी चुका है। इंडिया से हमारे काफी सारे प्लेयर गए हुए हैं, जिसमें बैडमिंटन में इस बार क्या कहते हैं कि अश्वनी पोनप्पा है, सिक्की रेड्डी, सात्विक साई रेड्डी है और पीवी सिंधु भी हैं, जो जो सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं। तो देखना होगा कि भारत में कितने कितने गोल्ड सिल्वर इस बार आते हैं। डार्क ऑक्सीजन बहुत अमेजिंग, मैं जैसे पहले भी मैं कहता हूं कि नेचर इज अमेजिंग। तो ओशियन की गहराई में हमें ऑक्सीजन मिला है और हम ये सोचते थे कि ऑक्सीजन तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस से बन सकता है, जिसके लिए सनलाइट चाहिए। बिना सनलाइट के भी ऑक्सीजन बन सकता है, जिसको डार्क ऑक्सीजन बोलते हैं, जो पॉलीमेटिक नोड्यूल्स हैं उनसे बनता है। और बे ऑफ बंगाल के लिए एक नया इनिशिएटिव है। तो बिम्स्टेक की जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी कह रहे हैं कि भाई कैसे हम सारे लोग मिलके बे ऑफ बंगाल के जो कंट्री टचिंग है उनको कैसे हम बेहतर बनाए। अलग अलग देशों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और आज हम इंडिया के टाइगर रिजर्व्स के बारे में देखेंगे। करीबन 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, उनकी क्या इंपोर्टेंस है, कहां कहां पे यहां से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। चलो, पहला ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि 219 प्रपोजल हैं जो हाईकोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए हैं, वो कोलेजियम में पेंडिंग है। ये एक वजह है कि हमारे कंट्री में जजेस की वैकेंसी ज्यादा है। इसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में गवर्नमेंट ने कोशिश भी करी थी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना के हम अपॉइंटमेंट को थोड़ा फास्टर बनाए, बट जुडिशरी ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के खारिज कर दिया था। तो अब देखने लायक बात ये होगी कि आगे कैसे प्रोसीड करेगा। इसमें इसमें कोई खास जानने वाली नॉलेज है नहीं, सिर्फ आपके लिए स्टैटिक की नॉलेज है जो आपकी पॉलिटी से मिलेगी कि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, रिमूवल कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे होता है। तो खासकर सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन में से बता देता हूं कि भाई 3 ही कंडीशन होती हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा हाई कोर्ट का जज हो 5 साल, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका हो 10 साल, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में सिर्फ ये हट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जैसे जैसा ही रहता है। तो ये सारी प्रोसेस आपके लक्ष्मीकांत का चैप्टर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो आप वहां से रिवाइज करना। क्वेश्चन देखो 2012 में आया था, व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें से जो सेकंड ऑप्शन था और फोर्थ ऑप्शन था वो इसमें नहीं थे। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रूल्ड बाय द चीफ जस्टिस, नहीं भाई, इसके लिए पार्लियामेंट में मोशन वगैरह आते हैं। ऑल द अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का खुद का स्टाफ भी जुडिशरी अपने आप अपॉइंट कर लेता है। तो ये बेसिक फैक्ट है, आपके जुडिशरी चैप्टर से ही आपका रिवीजन हो जाना चाहिए।
अब आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अभी हम जो बजट आने वाला है उसमें थोड़ा सा हम स्किल के ऊपर ध्यान दें। तो जो हमारी स्कीम है, मॉडल स्कीम, लोन स्कीम, तो इसमें हम और 7.5 लाख तक पैसा देंगे फ्रेश। और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है वो इसको परस्यू कर रही है कि नए स्किल डेवलपमेंट कोर्स लेके आए। अब देखो आसियान जो है, आसियान लंबे समय से हमसे कनेक्टेड है। आसियान की फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो 10 कंट्री हैं इधर अपने म्यांमार, थाईलैंड, ये वाले, इन 10 का एसोसिएशन है। तो इनके साथ हमें डील करना हो तो काफी बेहतर हम रिजल्ट ला सकते हैं। जैसे भाई ट्रेड करना हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हो, या इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी लानी हो, या ग्लोबल लेवल पर कोई इनिशिएटिव लॉन्च करना हो, तो हम इनके साथ कर सकते हैं। तो हमारे जो एक्शन अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि भाई बहुत बढ़िया है, पार्टिसिपेट करो। पहले भी हमने इनके साथ लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आए, फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आए। तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, उसकी याद में कह रहे हैं कि भाई ये हमारी इनके बढ़नी चाहिए। तो ये जो इतना ध्यान रखना कि जो आसियान है वो 1967 में बैंकॉक में ये फाउंड हुआ था। ठीक है, बाकी सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है मेंस के लिए, कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अगेन वही 20-25 कीवर्ड है। देखो, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, सब तो है ही। कल्चरल वाइज सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, फैसिलिटेट पीपल टू पीपल कांटेक्ट, रीजनल सिक्योरिटी, आर्किटेक्चर। ये सारे वही कीवर्ड जो मैं आपको 2 महीने से बता रहा हूं। लेकिन चैलेंज क्या आ रहा है? चैलेंज ये आ रहा है, तो हमारी इनकी जो फिजिकल कनेक्टिविटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैरियर है। हमारा इनके साथ अच्छा कनेक्टिविटी नहीं बन पा रहा है। इसके लिए हमने एक हाईवे बनाया है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, IMT। तो उसके थ्रू कनेक्टिविटी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम ट्रेड वगैरह करते हैं उसमें नॉन टैरिफ या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है। नॉन टैरिफ का मतलब क्या है कि जैसे कोई क्वालिटी को लेके, प्रोडक्ट का नंबर को लेके, उसकी डिलीवरी को लेके कुछ बैरियर्स हैं। और चाइना जैसे देश से हमें कंपटीशन तो मिल ही रहा है, चाइना है, जापान है, वो भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं आसियान के ना, तो उनका लेवल हमें मैच करना पड़ेगा। वो कंपिटेंसी प्राइस में भी, क्वालिटी में हमको लानी पड़ेगी। हिस्टोरिकल ट्रेड बैरियर्स हैं, आपस में भी इनके डिस्प्यूट्स आसियान के 10, तो हम इंडिविजुअली डील करते टाइम प्रॉब्लम आती है। और सोशो कल्चर तो है ही, हमारी लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज में मैच नहीं होता है। जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड, इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट थाईलैंड जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का बैरियर है, कल्चर का बैरियर है, बट अगर पॉलिटिकल विल हो तो टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस इन रिमूविंग ऑल द बैरियर्स। अभी हमने जैसे थाईलैंड ने फ्री किया था कि भाई इंडिया से जो भी लोग आएंगे उनको हम वीजा फ्री दे देंगे। ऐसे ही मॉरिशियस है, मालदीव्स है, श्रीलंका है। तो आसपास के देशों में हमारा कल्चर अच्छा खासा कनेक्टिविटी है, लेकिन कुछ बैरियर आते रहते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी आते रहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होंगे? जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन हो जाएगा कि भाई फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाओ। ठीक है, नेगोशिएट करो ट्रेड एग्रीमेंट्स, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह। मैरीटाइम सिक्योरिटी है, वहां कोऑपरेशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाओ, एजुकेशन प्रोग्राम चलाओ। ठीक है, जो आसियान लेड प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर हमारा प्रेजेंस अच्छा खासा है, तो वहां हम रीजनल चैलेंज और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन भी ला सकते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली सिक्योरिटी, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमको सोल्व करनी है। ये हमें चाइना को काउंटर करने में हेल्प कर सकता है, एक रीजनल पावर बनने में हेल्प कर सकता है, और यूनाइटेड नेशंस की जो सीट हमको लेनी है, UNSC, अल्टीमेटली वहां भी हमको सपोर्ट कर सकता है। एक अच्छा आर्टिकल था, पढ़ना चाहिए। 2018 में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन कौन सा आसियान का फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं। तो इसमें सिर्फ कनाडा नहीं था, कनाडा दूर भी बहुत पड़ जाता है देखा जाए तो। ठीक है, वैसे तो यूएसए भी है, लेकिन कनाडा इसका ऑप्शन था। तो इस तरह के जो करंट में चलते रहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया से एक और लोकेशन ऐड हो गई है। बेसिकली ये लोकेशन है असम में। जो अहोम किंगडम हुआ करती थी, उनके जो रॉयल बरियल्स होते थे 700 साल पुराने हैं, वो ऐड हुए हैं। उनको क्या बोलते हैं? चेरोडियो मायो डैम्स। ये 700 साल पुराने माउंट टाइप के ऐसे मतलब ढेर टाइप का है। तो यहां पर ये एक्सक्लूसिवली अहोम के जो रॉयल लोग थे, रॉयल फैमिली के, उनको दबाया जाता था। तो इस तरह कुछ ये माउंट से हैं। ठीक है, तो ये याद रखना एटलीस्ट कहां से ऐड हुआ है। तो ये बहुत पुराने हैं, 700 साल पुराने। तो ये जो जगह है चेरेडियो, ये अहोम डायनेस्टी की पहली कैपिटल थी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन में पॉइंट डाला जा सकता है। और इनका जो सबसे फेमस लीडर था अहोम किंगडम था, इट वाज लचित बोरपुखान। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपनी स्पीच में, जब स्पीच में मतलब मोदी असम गए थे, तो उन्होंने इनका नाम याद किया था। खास करके इन्होंने मुगल्स को भी धूल चटाई थी एक टाइम पे, ब्रिटिशर्स को भी धूल चटाई थी। ठीक है, और
ब्रिटिश ने फाइनली 1826 में एनेक्स कर लिया था ट्रीटी ऑफ येंडबू के तहत। जब इंडो ये म्यांमार वॉर चल रहे थे, तो जो लॉर्ड आर्म हेस्ट थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था इस ट्रीटी के बाद, इनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई। तो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से बहुत जरूरी है। ठीक है, 2021 में ऐसा क्वेश्चन आया, देखो, अजंता केव्स इज द गोर्ज ऑफ द वेगोरा रिवर। तो कल्चर से कोई स्तूपा पूछ लिया, कोई ऐसा होम क्यों, इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब वन लाइनर बनाए जाते हैं। आप इसको आराम से देखना, पीडीएफ में भी, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। अब देखो पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो पेरिस ओलंपिक्स को करीबन 128 साल हो गए हैं, और ये 33वें पेरिस ओलंपिक्स, मतलब समर ओलंपिक्स है। तो 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक रहेंगे। ये अभी फ्रांस में हो रहे हैं, और ये 33वें ओलंपियाड हैं। इनको हम समर ओलंपिक्स बोलते हैं। जितने गेम इंक्लूड हैं ये सारे हैं। इससे क्वेश्चन क्या बनता है, अगर कोई रिसेंट में कोई गेम इंक्लूड होता है, पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, तो उसको हम याद कर सकते हैं, अदरवाइज सारे ऑलमोस्ट सारे गेम इसमें हैं ही। ठीक है, ये 5 रिंग आपको दिख रही हैं, इनका कलर याद होना चाहिए। ठीक है, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि 5 जो कॉन्टिनेंट हैं उनकी यूनिटी को। इस बार जो सिंबल है वो आप देख रहे हो कि एक वुमेन का है। तो पहली बार जो वुमेन्स को एंट्री मिली थी ओलंपिक्स में, वो फ्रांस में ही हुए थे उस टाइम, आई थिंक 1900 के आसपास है। इस वजह से इसका जो सिंबल है वो रखा गया है। आप देखोगे ये हमारी टीम है, और इस बार जो लीड कर रही है वो पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु, पुरसेला वेंकटा सिंधु। मैं भी जब प्रोफेशनल बैडमिंटन खेलता था तो मैं भी इनके साथ खेला हूँ। पुलेला गोपीचंद एकेडमी में ट्रेन करती, तो हम भी वहां एक बार खेलने गए थे, तो उस वजह से मेरा इंटरेक्शन हुआ था। तो हमें जो ओलंपिक्स है उसकी इतिहास अगर हम देखें तो एंशियंट ग्रीक में स्टार्ट हुए थे 76 बीसी में। लेकिन जो आज जो हम मॉडर्न ओलंपिक्स देख रहे हैं, ये फ्रांस में में ही स्टार्ट हुए थे, फ्रांस में, सॉरी, एथेंस में, सॉरी, एथेंस ग्रीस में ही 1896 में स्टार्ट हुए थे जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं। तो हर 4 साल में ही होते थे, और उनका ओरिजिन जो हुआ था वो इस तरह से हुआ था कि भाई आपस में बहुत सारे देशों में लड़ाई वगैरह होती रहती थी, तो उसको ऐसे बनाया गया कि भाई हर 4 साल में एक बार गेम्स होंगे, और उस साल आपस में कोई भी युद्ध नहीं करेगा, और जो एग्रेशन है वो अपने गेम्स में दिखाओ कि कौन किसको बीट कर सकता है, बट फेयर मैनर में। तो 4 साल उसकी ट्रेनिंग करो, फिर अपना दिखाओ कि हम आपसे आगे, हम आपसे आगे। तो एक एग्रेशन को चैनलाइज करने का तरीका बनाया गया था, और आज भी वही है। एक एक दूसरे से compete करते हैं। 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स थे ये, ठीक है। और विंटर ओलंपिक्स, ये तो समर ओलंपिक्स थे। विंटर ओलंपिक्स जैसे कुछ ऐसे गेम है जो विंटर में खेले जाते हैं। तो ये विंटर ओलंपिक्स 1924 से स्टार्ट हुए थे, यही फ्रांस में स्टार्ट हुए थे। वुमेन को पहली बार अलाउ किया गया था सन 1900 में पेरिस ओलंपिक्स में ही। इसी वजह से ये इस बार जो सिंबल बनाया है वो वुमेन का बनाया गया है। और जो पैरालंपिक्स है ये रोम में हुए थे पहली बार 1960 में। इस बार जो भारत से जा रहे हैं उनके नाम देख लो भाई। नीरज चोपड़ा, वेरी फेमस, जेवलिन थ्रो में जाएंगे अपना गोल्ड मेडल को डिफेंड करने। पीवी सिंधु है, बैडमिंटन में है, 2 बार ओलंपिक जीत चुकी है मेडल। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी डबल्स में है। अश्वनी पोनप्पा के साथ तो हमने ऑलमोस्ट डेली प्रैक्टिस किया है, करीबन 1 साल में बेंगलोर में था, तो जिस एकेडमी में मैं प्रैक्टिस करता था, ठीक है, टॉम जॉन, सर टॉम, तो सर टॉम्स एकेडमी नाम था, वहीं पे ये खेलती थी। हम इनके साथ काफी मैच खेले हैं। वेरी हम्बल एंड वेरी टैलेंटेड। फास्टेस्ट वुमेन स्मैश इनके नाम है, ठीक है। बॉक्सिंग में वेरी इंस्पायरिंग मैरी कॉम, अमित पंघाल, लवलीना बोरगोयन, ठीक है। शूटिंग में मनु भाकर, सौरभ चौधरी। रेसलिंग में विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल, ठीक है। वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू। हॉकी में मेंस और वुमेन दोनों की टीम जा रही है। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा और शरद कमल। आर्चरी में दीपिका कुमारी, अतानु दास। और जिम्नास्टिक में दीपा कर्माकर आई थिंक पिछले साल चौथे रैंक पर रही थी, इस बार शायद अच्छे से प्रिपेयर होके जाए तो मेडल लेके आए भारत के लिए। ठीक है, 2021 में देखो ऐसा कुछ अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था कि लोरीज वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड सन 2000 में आया था, इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट थी। तो ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चंस, मतलब ज्यादा टेंशन लेने वाले नहीं होते, बिकॉज दीज रैंडम क्वेश्चंस समटाइम अपीयर इन द पेपर, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी अवार्ड। तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, आल्दो इसका आंसर मैंने मार्क कर दिया है। आप पॉज करके देखना चाहो तो देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को लेके अपना तैयारी को नहीं बिगाड़ना है। डार्क ऑक्सीजन मैंने आपको बताया कि पहले ये माना जाता था कि सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस से बनती है, और उसके लिए सनलाइट का होना नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन अभी डीप बॉटम ओशियन में भी हमको ऑक्सीजन मिली है, उसको हमने नाम दिया है डार्क ऑक्सीजन।
तो एक अमेजिंग डिस्कवरी है कि कैसे नेचर हैज नो रूल्स, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। तो एक ऐसी ऑक्सीजन जो कि थाउजेंड ऑफ फीट नीचे प्रोड्यूस हो रही है, उसको डार्क ऑक्सीजन बोल रहे हैं। पहले इम्पॉसिबल मानते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, इससे ही ऑक्सीजन निकलती है। इनके ऊपर करीबन 7-8 साल से न्यूज में है, बिकॉज ये हमें डीप ओशन में मिलते हैं, और इनके अंदर जो मेटल मिलते हैं हमको, वो बहुत ही रेयर हैं। खासकर लिथियम, मैग्नीज, इस तरह के ना, वो हमको मिलते हैं। और इंडिया भी इंडियन ओशन में इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए लगी हुई कई साल से। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो है, उससे परमिशन ले रखी है इंडिया ने इनको एक्सट्रैक्ट करने की। तो ये इनसे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन भी बन रही है। इनके अंदर होता क्या है, इन नोड्यूल्स में मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, लिथियम, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कैसे जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी के थ्रू करते हैं, अब्सेंस ऑफ लाइट में। तो ये जो मैंगनीज नोड्यूल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलियंस ऑफ ईयर में बने हैं, और ये लिथियम आयन बैटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक में मिलता है, मेन तो पैसिफिक ही है, और जो हमारा नदर्न इंडियन ओशन है, जो इंडिया के आसपास है, वहां भी मिलता है। तो इंडिया इनको एक्सेप्ट कर लेता है, तो हमारी एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट ऑल दो ओशन है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है या मैरीटाइम हेल्थ है, उसके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि नेचर के साथ हम छेड़खानी करेंगे तो नेचर भी हमारे साथ छेड़खानी करेगा। क्लाइमेट चेंज को लेके आप देख ही रहे हो, इतनी भयंकर गर्मी आज तक नहीं आई। 2023 वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर घोषित किया गया है। अभी जुलाई का एंड चल रहा है और मौसम ऐसा हो रखा है जैसे मई या जून का हो। सावन चल चुका है, सावन वाली इतना तो हवाएं चल रही हैं, ठीक है। जैसे पहले गाने बनते थे, सावन का महीना पवन मचाए शोर, लेकिन यहाँ तो किसी तरह का सावन का शोर नहीं है, सिर्फ गर्मी का शोर है। तो एक क्लाइमेट चेंज, अब ओशियन में भी वो चीज करेंगे तो भाई ओशियन के अंदर भी गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। बट देखा जाएगा। आज का जो हमारा एडिटोरियल है, वो बे ऑफ बंगाल को पुश को लेके है, जो बिम्स्टेक करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। बिम्स्टेक का मतलब क्या है, जो बे ऑफ बंगाल को टच करने वाली कंट्रीज हैं, उनका एक ग्रुप है, ताकि आपस में हमारा एक कोऑपरेशन रहे। कोऑपरेशन किस लेवल पे होगा, ट्रेड ट्रेड पे, एनर्जी पे, सिक्योरिटी पे, एजुकेशन पे, मैरीटाइम मैरीटाइम पे, ठीक है, कल्चर पे, इन पे ही तो होगा। तो इसको लेके हमारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी है, हम कैसे काम कर सकते हैं। तो अभी रिसेंट में हुआ क्या कि जो बिम्स्टेक है, इसके फॉरेन मिनिस्टर्स का एक रिट्रीट हुआ दिल्ली में, और टॉपिक क्या था कि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बे ऑफ बंगाल के बारे में ही। तो भाई हमें अपनी जो ट्राइज हैं वो स्ट्रेंथन करनी पड़ेंगी। अगेन मैं बोल रहा हूं, वही कीवर्ड है, देखो भाई, एक तो चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है, और चाइना जहां पहुंच जाता है अगले का नाश कर देता है। चाइना इज नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल, आपको पता लग गया होगा, 2 महीने से हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। चाइना वहां पैर फंसाएगा जहां पे उसको नुकसान करना होगा। अच्छे भले लोग उसको अच्छे नहीं लगते, खुशहाल, उसको अपने लोग भी खुश अच्छे नहीं लगते, ठीक है। वहां पे भी लोग लोग मर रहे हैं, मतलब ना तो उनको वोटिंग पावर है, ना फ्रीडम है, बस ग्रोथ होती जा रही है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। और वो मीम है ना, मजा नहीं आ रहा, वैसा कुछ हो गया उनके साथ। तो हमें अपनी जो आसपास की जो देश हैं, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इनके साथ हमें सिक्योरिटी वगैरह अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मैरीटाइम रूट बनाएंगे। इंडो पैसिफिक तो हमें रिलेशन बनाने ही बनाने पड़ेंगे, चाइना को काउंटर करना है। और हमारे पास एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमने बनाई थी, उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है। और जो हमारी सागर पॉलिसी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसमें भी ये करता ही है। अब देखो, सबने अपने अपने बताए कि भाई कैसे हम कोऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई पहले तो ये कॉमन सा एक निकल के आया कि एक तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, एग्रीकल्चर पे ध्यान दे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे ध्यान दे, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दे। अब इंडिया ने क्या बोला कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम कैंसर रिसर्च के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम हेल्प करेंगे, हम ई वीजा देंगे, भाई तुम इलाज कराने आओ हमारे पास जो बड़े बड़े सेंटर हैं कैंसर के, ठीक है, जैसे झज्जर में बना रखा है, दिल्ली में है। श्रीलंका ने ये बोला कि भाई किडनी की डिजीज है ना, इनको भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है, उन्होंने लगता है किडनी में दिक्कत ज्यादा हो रखी है उनको। तो और ये भी बोला गया कि भाई यंग एंटरप्रेन्योर्स को ना इसमें आना चाहिए, और जो नई नई चीजें आ रही है, साइबर सिक्योरिटी, ट्रैफिकिंग, इनको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अलग अलग एक्सपेक्टेशन थी। अब श्रीलंका का एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको हम एक बार देख लें आसपास, और फिर उसको हम कोऑपरेशन से उनको एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, ताकि ज्यादा बेहतर प्रोडक्शन हो पाए। अब बांग्लादेश ने ये बोला कि भाई ब्लू इकोनॉमी फोकस करते हैं, कि भाई पानी से निकालते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने एक अच्छी बात ये कही कि भाई जो फिशिंग होती है ना, ब्रीडिंग सीजन के दौरान फिशिंग को बैन कर दो। जब उनका ब्रीडिंग होता है, रिप्रोडक्शन होता है,
उस टाइम पर कर दो, बिकॉज जो फिश है वो कम होती जा रही है। आपके पास अब हैवी ट्रोलर आ गए, एक ही बार में सारी फिशिंग ले आते हो। पहले बेचारे एक एक मछली पकड़ते थे तो उनका काम चलता था, अब हजारों लाखों मछलियां एक साथ ले आते हैं, उसमें छोटी छोटी मछलियां जो हैं खाने के लायक भी नहीं है, वो भी मर जाती है बेचारी। और मछली छोड़ो, उसके साथ आसपास जो और जीव जंतु हैं, टर्टल्स हैं, क्रैब हैं, वो भी आ जाते हैं बेचारे, खाने में नहीं आते, भले उनको फेंकना पड़ता हो। तो डिप्लीट हो रहा है कैच। भूटान ने ये कहा कि भाई टूरिज्म पे ध्यान दो, कल्चर पे ध्यान दो, ठीक है। थाईलैंड ने ये कहा कि भाई नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डोमेन्स हैं उन पे ध्यान दो। म्यांमार ये कह रहा है कि भाई जो ऑनलाइन स्कैमिंग और इस पे ध्यान दो। म्यांमार का प्रॉब्लम तो ये भी है कि म्यांमार से और इंडिया के बीच में जो ट्रेस पासर्स हैं, जो ये समझो कि विदाउट परमिशन क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर ना, उसको भी रोकने की बात हो रही है। तो बायलेटरल टाइज है हमारे, देखो इंडिया म्यांमार के बीच में जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनको भी दिखा दो, नारकोटिक्स आर्म्स इसको हम कर दो, जो एक दूसरे को हमने पकड़ रखा है अनलॉफुली उनको छोड़ दिया जाए। बांग्लादेश का दिक्कत क्या है, एक तो इंडो तीस्ता वाली दिक्कत आ रखी है। तीस्ता रिवर जो बहती है उसको पानी को लेकर डिस्प्यूट है, तो भाई ये कह रहे साइंटिस्ट भेजो और उसको रिजोल्व कर दो लॉन्ग टाइम के लिए। वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और हमने कनेक्टिविटी डेवलप करनी पड़ेगी। इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स ये है, अगर हम एक पैराग्राफ में बोले तो बीमस्टेक एक ग्रुप है जो कि 1997 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये सारे देश लोगों ने मीटिंग किया, सब ने अपनी अपनी बातें रखी। कॉमन बातें वही हैं कि भाई एक तो बे ऑफ बंगाल में फिश कम हो रही हैं, तो जो ब्रीडिंग सीजन है उसको बैन कर दो। दूसरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी डेवलप कर लो, ठीक है। अब बांग्लादेश कह रहा है कि भाई जो मामले हैं वो सुलझा लेते हैं बैठ के। म्यांमार कह रहा है भाई जो जो क्रॉस बॉर्डर जो नारकोटिक्स की सप्लाई होता है उसको रोकते हैं। थाईलैंड कह रहा है कि भाई जो नॉन ट्रेडिशनल डोमेन्स हैं, साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन स्कैमिंग, इनको रोकते हैं। तो ऑलमोस्ट बातें वही है घुमा फिरा के। ये से मेंबर कंट्री हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इसमें जो कंट्री अजीब सी है ना, एक तो भूटान है। भूटान को बे ऑफ बंगाल लगता नहीं, फिर भी बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। और इसमें बाकी मेरे हिसाब से सारे बे ऑफ बंगाल को टच करते हैं, एक नेपाल को छोड़ दो। नेपाल और भूटान ये ऐसे कंट्री हैं जो बे ऑफ बंगाल को टच नहीं करते, फिर भी इसके मेंबर हैं, इतना ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बे ऑफ बंगाल का? इसका ढाका में। जो सार्क है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? उधर काठमांडू में। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ढाका में, क्योंकि बे ऑफ बंगाल नजदीक पड़ता है ढाका के, और जो सार्क है वो दूसरा बच गया, वो है अपना काठमांडू नेपाल में, ठीक है। ये आपका बढ़िया से हो गया। ये 1985 में एस्टेब्लिश हुआ सार्क, और ये 1997 में हुआ था। तो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, ये हमने 2014 में लॉन्च करी थी कि भाई हमारे ईस्ट में जो लोग रहते हैं उनके साथ हम इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, कल्चर वाइज अपना अलग अलग संबंध बढ़ाएं। ऐसे ही हमारी एक्ट वेस्ट पॉलिसी भी है, उधर जो भाई सऊदी अरब, ओमान, यूएई, उनके साथ भी हम संबंध बढ़ा रहे हैं, और इनके साथ भी हम बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाएंगे कैसे? कंटिन्यूअस इंटेंसिव एंगेजमेंट रखनी पड़ेगी, इकोनॉमिक लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे, टेक्नोलॉजी लेवल पे, कल्चर लेवल पे। स्टूडेंट को भेजो, कुछ भी करो, मीटिंग करो, ठीक है। कनेक्टिविटी, ट्रेड, कल्चर, डिफेंस, पीपल टू पीपल हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चर टाइज और एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन हमको बनानी पड़ेगी। बिकॉज एकता में ही बल है, ठीक है। एकता में बल है, ये बहुत पुरानी कहावत है। अगर साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। बिकॉज चाइना बैठा है चेक बुक लिए, 1 मिनट में चेक बुक भर देता है, ब्लैंक चेक, उसको बोलते हैं चेक बुक डिप्लोमेसी। आपके यहाँ कोई खतरा मंडरा रहा है, ये पकड़ो चेक बुक, भरो अपना अमाउंट, और जो हमको कुछ जो चीज चाहिए वो हमको दे दो। इंडिया कभी ऐसा नहीं करता। इंडिया किसी का मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, लेकिन लोग भूल जाते हैं। श्रीलंका को हमने हेल्प किया, मालदीव को हमने हेल्प किया, नेपाल को हमने हेल्प किया, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं जैसे ही इनको पैसे दिखते हैं। तो इंडिया कभी भी गलत तरीके से डील नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारा एक अच्छा आर्टिकल था, पूरा आर्टिकल पढ़ना। आज हमारा टॉपिक है टाइगर रिजर्व। तो ये सारे टाइगर रिजर्व इसमें दे रखे हैं, कहां कहां पे कौन से हैं। तो ये एक बार में याद तो नहीं होने वाले, 54 हैं। धीरे धीरे हम इनको अपने डेली शेड्यूल में एक एक याद करके याद करेंगे, तो हो सकता है 54 डेज में सारे याद हो जाएं। अभी तक एग्जाम बहुत दूर है यूपीएससी का भी, तो हम सारे याद कर सकते हैं। इसका प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च करने का मकसद यही था कि टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही थी, तो हमको बढ़ाना था। अब तो टाइगर की पॉपुलेशन काफी स्टेबल हो गई है, तो अभी हमने प्रोजेक्ट टाइगर को और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज भी कर दिया। हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट भी देखा था कुछ दिन पहले। तो काइंड ऑफ दिक्कत वही थी, इनका हैबिटेट हमको प्रिजर्व करना था, इनकी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना था। जैसे चीता है, प्रोजेक्ट चीता, अभी हम बाहर से मंगवा रहे हैं अफ्रीका से, तो उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। पहले एक भी नहीं था, आज करीबन 26 हो चुके हैं वो, ठीक है, इस हिसाब से। तो और
एक टाइगर रिजर्व कोई अलग से नहीं बनाना पड़ता, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी हो सकता है, वो एक नेशनल पार्क के अंदर भी हो सकता है, ये उसकी खास बात है। जैसे देखोगे काजीरंगा हो गया, सरिस्का हो गया, ये सारे नेशनल पार्क भी हैं, ठीक है, तो अलग से बनाने की कोई जरूरत है नहीं। फिलहाल हमारे पास 54 है, 105 हमारे पास नेशनल पार्क थे, 2.3% ये कंट्री का टोटल लैंड लेते हैं। पहला जो टाइगर रिजर्व है 1973 में सेटअप किया गया था, ये ध्यान रखना, पलामाऊ टाइगर रिजर्व झारखंड में। और सबसे रिसेंट में है वीर रंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ कुछ फेमस जो टाइगर रिजर्व है वो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। जैसे भाई आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम, अरुणाचल प्रदेश में पक्के, नामदफा, असम में औरंग, मानस, काजीरंगा, बिहार में वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ में अचानकमर टाइगर रिजर्व, नगरहोल टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ कुछ नाम है, वैसे तो सारे ही याद कर लेना, मेरा सजेशन यही रहेगा, सारे नेशनल पार्क, सारे टाइगर रिजर्व याद होने चाहिए। सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि घुमा फिरा के कभी ना कभी कोई पूछा जा सकता है। 104 कोई बहुत बड़े नहीं है, हमारी कंट्री की नेशनल पार्क हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से तो। आज चलो, आज के हमारे जो 5 क्वेश्चंस हैं वो है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। एक सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए मैंने आपको बताया थे 3 कंडीशन थी, वो आपको बतानी होगी। व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड, प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में लॉन्च हुआ, अभी हमने ऊपर देखा, ये आपको बताना होगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बिम्स्टेक एंड सार्क, इन दोनों ग्रुप्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऊपर मैंने बताया है। नेम द प्लेस रिसेंटली एडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन सा प्लेस है असम में जो अभी ऐड हुआ है, वो आपको बताना है। हाउ मेनी टाइम्स फ्रांस हैज होस्टेड द मॉडर्न समर ओलंपिक्स, अभी जो ओलंपिक्स चल रहे हैं इस प्रकार के, फ्रांस कितनी बार होस्ट कर चुका है, वो आपको बताना होगा। अभी तक इंडिया में एक भी नहीं हुआ है, और इंडिया शायद रेडी भी नहीं है ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए। हम शायद 2036 के होस्ट कर पाए तो बड़ी बात रहेगी हमारे लिए। और ओलंपिक्स सबसे बड़ा एक पोडियम, एक प्लेटफॉर्म है, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का सपना होता है। जब मैं बैडमिंटन खेलता था स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल तक मैं पहुंचा, मेरा सपना होता था कि किसी दिन हम ओलंपिक्स के पोडियम के ऊपर खड़े रहेंगे और हमारे देश का नेशनल एंथम बजेगा, ठीक है। हमारे देश का नेशनल एंथम वहां पर बजेगा, इसका मतलब क्या होता है, ये सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना, नेशनल एंथम कब बजता है किसी भी ओलंपिक्स में, किसी प्लेयर के लिए, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करना, आई विल वेट फॉर योर कमेंट, थैंक यू।